नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम बदलते दौर में ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का जायजा लेंगे। नए मौकों को भुनाने के लिए स्मॉल बिजनेसेस कैसे कदम बढ़ाएं, आज इसी के तमाम पहलुओं पर मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, और अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एमप्रोटेक्ट प्रोग्राम। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। राजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। टुडे इंडिया इज बीइंग कॉल्ड द ब्राइट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसे में आप एसएमईज के मूड को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आपको ग्राउंड पर कैसा फीडबैक मिल रहा है? जब पूरे विश्व में दो तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। पहला, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं और जो अलग अलग सैंक्शंस विभिन्न वर्ग इंटरनेशनली एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इन सब के बावजूद और ऑयल प्राइसेस और डॉलर प्राइसेस, फॉरेन करेंसी की अनहोनी और अनप्रेसिडेंटेड फ्लक्चुएशंस के बावजूद भारत विश्व की एक ऐसी लार्ज इकोनॉमी है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें एमएसएमईज का भरपूर योगदान है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो दशक है, वर्ष 2023 से 2033 तक का, ये भारत के लिए ही बना है। और जब भारत इस दशक में एक तेजी से प्रगति करने के लिए और बिग लीप्स की तैयारी कर रहा है, तो इसमें एमएसएमईज का मूड भी काफी स्ट्रांग है, काफी पॉजिटिव है। और जो सरकार की विभिन्न स्कीम्स आ रही हैं, जो अमृत काल आगे आने वाले पर 25 वर्षों तक के लिए, या जो एमएसएमई मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इस बजट में भी जो हमारे लिए आया है, इन सभी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट का सपोर्ट, दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की आज तेजी से बढ़ते हुए कदम, और इसमें एमएसएमई सेक्टर जो कि 3 वर्ष से अपने आप को मजबूत करके फिर से सामने लाया है, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ये दर्शा रहे हैं कि इस दशक में एमएसएमईज बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। अर्नब, जैसे बात हो रही है नेक्स्ट बिग लीप की, तो फिर नए मौकों को टैप करने के लिए एसएमईज को कई फ्रंट्स पर काम करना होगा, जिसमें से एक प्रमुख है इंप्रूविंग क्वालिटी। आप क्या कहेंगे? Thank you very much for this opportunity, Saurabh ji. To my mind, quality is of utmost importance in the MSME community and in its scheme of things for survival, let alone for competitiveness and resilience. It's also connected at a very deep level to the value that one creates for a customer along one's entrepreneurial journey. So quality has a deep down relationship with the competence of what we could refer to as opportunity seeking and taking initiatives. I mention competence because competence is something that's different from a traditional business skill in very unique ways. So the demand for quality and efficiency, for example, to my mind, cannot really be taught. The inverse relationship that quality has with productivity cannot really be understood, yes, unless one is developing a deep down learning by doing, as Aristotle some 2,500 years would have mentioned. Excellence is nothing but a habit. So it's important for business owners to understand that quality is indeed a gateway to value, and value creation is a gateway to success. राजीव जी, हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। एसएमईज कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी कल्चर पर जोर दें? देखिए, क्वालिटी और एक कल्चर, इट विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द टॉप। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे ये सिंगल ओनर है या एक कॉर्पोरेट एस्टैब्लिशमेंट है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, इस कल्चर को लाने के लिए जो पहला कदम और पहली अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट की है। क्योंकि अगर सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट कदम लेगी, निर्देश देगी, इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ाएगी, तो उनको देखकर ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, छोटी से छोटी हो या बड़ी हो, उसका एक कल्चर सामने आता है। क्वालिटी अपने आप में, मैं तो ये कहता हूं कि जिस बिजनेस में क्वालिटी प्रोड्यूस करने की आदत नहीं, उस बिजनेस को रहने का ही हक नहीं। इनफैक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट अलाउ एनी बिजनेस विद दैट डज नॉट डिलीवर राइट क्वालिटी। तो इसीलिए आज केवल राइट क्वालिटी नहीं, बल्कि कस्टमर डिलाइट का जमाना है
कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा उसको बेहतर क्या दे सकते हैं। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन का चाहे क्वालिटी पॉलिसी का निर्धारण हो, चाहे डिफरेंट क्वालिटी सर्टिफिकेशंस का के सिस्टम्स को फॉलो करना हो, ऑटो सेक्टर को आईएटीएफ फॉलो करना है, इसी तरह विभिन्न सेक्टर्स को, फूड सेक्टर को, प्लास्टिक्स को, विभिन्न सेक्टर्स हैं उनको अपने इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम कचरा ही डालेंगे तो फिर कचरा ही बन के सामने आएगा। इसीलिए हमें पूरे प्रोसेस को इतना स्मूथ रखना होगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने, एस्टैब्लिशमेंट्स अपने क्वालिटी मैनुअल्स को तैयार करें, लगातार ट्रेनिंग्स देते रहें अपने सभी साथियों को, टीममेट्स को, कोवर्कर्स को, एम्प्लॉइज को। वो आते जाते रहेंगे, बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग ज्वाइन करेंगे, इसलिए लगातार इस प्रोसेस को जारी रखते रहना है। लगातार इम्प्लीमेंटेशन, लगातार ऑडिट के जरिए जो कमियां हैं उनको उनका उजागर होना और उन कमियों को फिर दूर करने के लिए एक्शन प्लान। तो ये जो पीडीसीए साइकिल है, जो लगातार आपको मॉनिटर करना है, कमी निकालनी है, दूर करनी है, फिर देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो इस सारी साइकिल को कॉन्टिन्यूअल बेसिस पर चलना है और हमेशा अपने आप को बेंचमार्क करना है अपने और पीयर कॉम्पिटिटर्स से, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज से, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने क्वालिटी कल्चर को इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के हिसाब से दे सकें। तभी ऐसा होगा कि भारत का प्रोडक्ट पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होगा कि आप एक्सपोर्ट कर सकें, आप घर बैठे कस्टमर को दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर सकें जिसे वो आंख बंद करके खरीद सके। अर्नब, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनने और इसे स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी एसएमईज के लिए क्या सलाह होगी? इस पाथ पर वो कैसे आगे बढ़े? So India perhaps is on track to become a $7 trillion economy by 2030. And it's important that SMEs lead the way to industrial growth and progress here. So three things that we could perhaps be looking at as we trace out the journeys of entrepreneurs moving up value chains, tracing their scale-up journeys from a startup to a scale-up, going on to become part of a initially, it's not global. You start with a local value chain, and then perhaps a national value chain, and then a regional, and then perhaps, if things are right and one has the ability and the determination to make it, perhaps a global value chain as well. So the first is high quality does not necessarily bring in high margins to a business over an extended period of time. One needs to therefore look very deep down into where one ought to position oneself in the industry value chain, rather than just being part of it. So to my mind, purposefulness or purpose is important. What is it that I'm in the game for? That I'm actually in it not just to win over the short term, but I'm in the game because I like the game. The game brings me value, brings my organization value, brings my community value. And that value brings resilience, and that resilience brings in an aspect of competitiveness and other advantages. So let's get the purpose right. That's number one. The second would be to, if you look up the dictionary, it refers to a lean person as a healthy person, and one who does not have an ounce of extra fat. So if we equate fat with waste, it's easy to see that it collects in our routines easily and needs to be cleaned away and cleansed from time to time. So waste is junk, and junk often gets in the way of creating value. So if we pay particular attention to value creation by eliminating fat and waste from our systems, that would be very, very useful. And many consumer goods internet companies are doing this now, focusing on profitability rather than on just creating something that acquires customers alone. That's two. Three, partnership, to my mind, is key. So it's important to see all relationships that add value to my enterprise as partners.
it's important also to see my customer as my partner in progress. And perhaps the customer is the most important partner, therefore, in my enterprise's journey, because they'll possibly be pointing to areas of potential improvement. They'll be poking holes in my arguments and making me see things that are sometimes not very pleasant. So by introducing a trust and transparency in my relationship with my customers, I also end up adding value to my enterprise. राजीव जी, सरकार ने रिवैम्प्ड एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस है। आप एमएसएमईज को इसके खास टेकअवेज बता सकें, साथ ही इससे किस प्रकार की उम्मीदें हैं? मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं। केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकारें भी देती हैं। बट इफ यू आस्क मी to name one scheme which is the best and must be almost mandatory for every manufacturing MSME, if possible, then that is the lean manufacturing scheme. अपने आप में एक ऐसी स्कीम है, अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बिजनेस का जिम है। जैसे आप एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करें और वहां पर रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर जिमिंग करें, तो आपकी सेहत इंप्रूव होती है। वैसे ही लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम जो सरकार का है, ये एक एमएसएमई को एक हेल्थ सेंटर की काम करता है और उसे एक वर्ल्ड क्लास एमएसएमई बना सकता है। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी फंडामेंटल हैं। एक जमाने में हम लोग बात करते थे जो मैंडेटरी है, जो आज भी और हमेशा लागू रहेगा, उसे हम कहते हैं क्यूसीडी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। ये तीन चीजें प्राइमरी हैं, फंडामेंटल हैं, कोर हैं, और ये तीन पिलर्स हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई भी बिजनेस पूरा नहीं उतरेगा तो कस्टमर उसको कभी ग्रोथ नहीं देगा, अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट एंड राइट डिलीवरी, ये तीन चीजें फंडामेंटल हैं। इसकी ये अलग बात है कि अब इस क्यूसीडी में और एलिमेंट्स भी ऐड हो गए हैं। अब इसे क्यूसीडी डीएमएस कहा जाता है। इसमें डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ये दो एस्पेक्ट्स जुड़ गए हैं। फिर लेटेस्ट अभी इसमें दो एस जुड़ गए हैं, एक सेफ्टी का और एक सस्टेनेबिलिटी का, कि न केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन हो, बट वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल करे और सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ध्यान दे। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है भारत सरकार की, ये एक एमएसएमई को इन सभी क्षेत्रों में एक्सपोजर देती है। बहुत से एमएसएमईज लीन कंसल्टेंट्स को या बाहर से किसी अच्छे कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये स्कीम एक छोटे से माइक्रो यूनिट को भी और स्मॉल एंटरप्राइज को भी ऐसे एक्सपर्ट्स से जोड़ती है, और उन एक्सपर्ट्स का जो कॉस्ट है उसका लगभग 90% खर्च भारत सरकार देने को तैयार है, ताकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अच्छे कंसल्टेंट मिल जाएं जो उन्हें ये रास्ता दिखा सके। तो इसीलिए लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्योंकि कोर वैल्यूज पर काम करती है, क्यूसीडी, और अगर ये तीन चीजें ठीक हो जाएंगी तो अपने आप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, बाकी एस्पेक्ट्स में भी एक कोई भी बिजनेस काम कर पाता है। अर्नब, लीन स्कीम का फोकस क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने पर है। इसके तहत मैन्युफैक्चरर्स के माइंडसेट को बदलने पर भी जोर है। आप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं बिहेवियरल अप्रोच के मोर्चे पर, और इंपैक्ट एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने पर जोर देते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आखिर किस तरह की लर्निंग्स हैं? Yes, I happen to represent a program called Emprotech, and the program is about promoting an entrepreneurial mindset. Now, what the program has been doing is exposing entrepreneurs at three levels: at the level of the individual, at the level of the enterprise, where organizational behaviors come to play, and at higher levels, provincial levels. It could be a district competitiveness mission, for example, or a state policy with respect to entrepreneurial progress. Most states in India have industrial policies, but they may not have an entrepreneurship policy. So we work at all three levels, and the learnings have been different for different levels. Now, one of the things that Emprotech has seen in India over the last close to 12 years that it's been working at these three levels,
entrepreneurs who are successful are really mindful of the process. They're not biased by outcome. Their goals are not really focused on what they want at the end of the tunnel. It's about the process. So typically, such entrepreneurs do not set up goals that are exclusively focused on sales and profitability and customer acquisition and things like that. They're more interested in what it means to be able to achieve such goals, which is why they're paying very, very particular attention to behaviors, both at an enterprise, at an organizational behavioral level, and also at the level of individuals. So yes, being mindful not of outcome biased or based goals, but by focusing on processes. We also find that there is a very strong understanding in such entrepreneurs who are successful of the difference between risk and uncertainty. Risk being measurable and uncertainty not. And there's a good amount of uncertainty that's lurking in any business environment today. And good entrepreneurs are able to understand that very, very uniquely, that difference between the two. SME एक्सप्रेस में फिलहाल समय ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर केंद्रित हमारी खास पेशकश एसएमई एक्सप्रेस। आज के इस एडिशन में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, और अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रेटेक प्रोग्राम। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, लीन के तहत 5S, काइजन, कैनबैन, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका जैसे टूल्स पर फोकस होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ लीन कंसल्टेंट। इन जापानीज टूल्स का एमएसएमईज कैसे एडवांटेज ले सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन को स्वयं अपने आप को बदलना होगा, तो पहली चीज है जागरूकता, उसे समझना। और इसीलिए इस लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में सबसे पहले सरकार ने अब की बारी ये प्रावधान रखा है कि एक एंटरप्रेन्योर ऑनलाइन इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे, ऑनलाइन इस प्रोग्राम से इन बेसिक चीजों के बारे में एक्सपोजर ले, इनका मतलब समझ सके। उदाहरण के लिए पोकायोके का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को या अपने काम करने को ऐसा फूल प्रूफ बना दें कि उसमें गलती हो ही ना सके। चाहे कोई नया कर्मचारी आके काम करे या कोई और, जैसे ही कोई गलती होने लगे तो वो मशीन अपने आप बंद हो जाए और वो गलत चीज बन ही ना पाए। इसे पोकायोकी कहते हैं। तो इसको पहले समझना है, फिर कैसे अपने हर प्रोसेस में, हर स्टेज पर ऐसा पोकायोके इंप्लीमेंट कर लें ताकि गलत चीज बन ही ना पाए किसी बिजनेस में। उसी तरह काइजन, काइजन का मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार बेहतर करना। आज मैं जो हूं, कल मुझे उससे बेहतर करना है, परसों और करना है। तो कभी भी हम ये ना सोचें कि अब हमारी बेस्ट क्वालिटी हो गई या बेस्ट टाइम पे या बेस्ट कॉस्ट पे हम चीज बना रहे हैं। हर बार उसमें पहले से बेहतर इंप्रूवमेंट की संभावना है। उसी तरह 5S, कि 5S अपने आप में एक ऐसा अद्भुत जापानीज सिस्टम है जिसमें केवल वो सामान एक कार्यस्थल पर हो जिसकी आवश्यकता है, हर सामान को रखने की जगह हो, फिर हर सामान हमेशा और हर बार उसी जगह पर रखा जाए ताकि ढूंढने के वक्त उसे दिक्कत ना हो, फिर हर चीज को इतनी अच्छी तरीके से रखा जाए कि उसकी हमेशा सफाई और क्वालिटी और उसके काम करना हमेशा प्राइम कंडीशन में मिले। और लास्ट में 5S कि जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अब कल्चर ऐसा हो कि हर आने वाला व्यक्ति उसी कल्चर में हो जाए। अब वक्त है फाइनल कमेंट्स का। अर्नब, आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? साथ ही सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर एसएमईज को आप क्या बताएंगे? The founder of the organization perhaps needs to invest time and effort in understanding what values that enterprise needs to potentially stand for. It's not so much about benchmarks that are available elsewhere or with competition, but it's my own benchmarks that should determine where I intend to be. So the positioning, as I mentioned earlier, becomes important. So where do I position myself as a credible organization, as a quality conscious organization, as a heroic organization that's
uh, taking risks and looking at opportunities as they arise, perhaps not at that same level of quality as a steady state? Or would it be, for example, an organization that's continuously looking at improving one's own standards and benchmarking upon them as one moves along? So I think it becomes important to understand whether one needs to be a hero and a driver of excellence, a driver of perhaps altruism, which is community consciousness and using compassion in one's work. For example, I'm going to even perhaps engage with certain customers that cannot afford my services at full price. So perhaps that, or is it about discovery? Is it about constantly looking for different things to do in one's organization? राजीव जी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना समय की मांग है। एमएसएमईज को ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए कैसे इनकरेज किया जाए? आगे आने वाले समय में लगातार एनवायरनमेंट को लेके जो सेंसिटाइजेशन है, जो ग्लोबल लेवल पे एक कमिटमेंट है और भारत सरकार की कमिटमेंट है कि वर्ष 2070 तक हम वो भारत को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये अनाउंसमेंट है। तो इसके लिए एमएसएमईज को भी समझना होगा कि यदि हम ऐसे उद्योग में हैं या इस तरीके से उद्योग कर रहे हैं कि वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है या पर्यावरण को खराब करता है, तो ऐसे उद्योग ज्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे। इस समय जैसे दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर्स पर बैन 15 मई 2023 से संपूर्ण बैन होगा पूरे दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर्स पर। तो अब वक्त है उनको या तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए या सोलर पर जाने के लिए या कोई और बैकअप का तरीका ढूंढने के लिए। तो आज एक तरफ नए नए कानून और कंप्लायंसेस, दूसरी तरफ समाज की रिक्वायरमेंट। आज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज आपका बायर केवल प्रोडक्ट और उसकी प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं है। यूरोप या अमेरिका का कोई बायर सिर्फ इस आधार पर आज इंडिया से मटेरियल नहीं लेता है कि मटेरियल की क्वालिटी ठीक है और प्राइस सस्ती है। वो इसके अलावा ये देखता है कि क्या उसको सही तरीके से बनाया गया, क्या ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम वेजेस दी जाती हैं, क्या एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस प्रोसेस को बनाया जाता है, उसकी वजह से पर्यावरण को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा या कहीं कूड़ा या कचरा अनट्रीटेड फॉर्म में तो फेंका नहीं जा रहा। तो आज राज्य सरकारें, आज केंद्र सरकार और पूरे विश्व में इतनी अधिक आज एक जागरूकता है कि कोई भी बिजनेस जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है यानी सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ है, तो उस बिजनेस को ज्यादा समय नहीं जा सकते। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। राजीव चावला और अर्नब चक्रवर्ती, आपका शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले एडिशन में हम हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।